चुनाव आयोग ने 17वीं लोकसभा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा की 543 सीटों पर 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में वोटिंग होगी और 23 मई को यह तय हो जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर होगा। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। सातवें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार की ओर से किसी भी नई योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। अब की बार फिर मोदी सरकार बनती है या फिर विपक्ष का महागठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक पाता है, इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला 23 मई को होगा। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटों वाली यूपी में 11 अप्रैल को 8 सीटों पर, 18 अप्रैल को 8 सीटों पर, 23 अप्रैल को 10 सीटों पर वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग, 6 मई और 12 मई को 14 सीटों पर, जबकि 19 मई को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 40 सीटों वाले बिहार में 11 अप्रैल को 4 सीटों पर, 18 अप्रैल को 5 सीटों पर, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 5-5 सीटों पर और 6 मई को 6 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 12 मई और 19 मई को 8-8 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 11 अप्रैल को 2 सीटों पर, 18 अप्रैल को 3 सीटों पर, 23 अप्रैल को 5 सीटों पर, 29 अप्रैल को 8 सीटों पर, 6 मई को 7 सीटों पर, 12 मई को 8 सीटों पर, जबकि 19 मई को 9 सीटों पर मतदान होगा। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में मतदान होगा। जहां 11 अप्रैल को वोटिंग होगी, उनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। यहां 25 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे, जबकि 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गुजरात की सभी 26 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। यहां 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर गुजरात के समर को दिलचस्प बना दिया है। हार्दिक 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपानी का कहना है कि देश सबसे बड़े महापर्व में गुजरात के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। दोबारा मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी पूरा देश उत्सुक है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए गुजरात की जनता 26 सीट भारतीय जनता पार्टी को देंगी। चुनाव से पहले हार्दिक के आने से कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल। चुनाव आयोग ने देश भर में 7 फेज में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में महज 6 सीटों पर 5 फेज में चुनाव होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनंतनाग में 3 फेज में मतदान कराया जाएगा। यहां तीसरे, चौथे और 5वें राउंड में वोटिंग होगी। तीसरे राउंड में अनंतनाग विधानसभा, चौथे राउंड में कुलगाम और 5वें राउंड में शोपियां और पुलवामा में वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का गृह क्षेत्र भी है। अनंतनाग आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। यही वजह है कि यहाँ की एक सीट पर 3 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वो हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक ओडिशा में 4 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 11 अप्रैल, दूसरा चरण 18 अप्रैल, तीसरा चरण 23 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 175 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों और सिक्किम की 32 सीटों के लिए भी एक ही चरण यानी 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा की सत्ता पर काबिज बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। 2014 के चुनावी इतिहास को दोहराने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद देकर दिल्ली की गद्दी सौंपेगी। बीजेपी के पास ब्रांड मोदी हैं और खुद मोदी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोकतंत्र का उत्सव होने जा रहा है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों। मैं अपने सभी साथियों भारतीयों से 2019 के लोकसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी की अपील करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान होगा। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था और इस बार मिशन यूपी का दारोमदार पीएम मोदी और सीएम योगी के कंधे पर है। लोकसभा के रण में सबसे बड़ा बाजीगर कौन होगा, ये तो 23 मई को पता चलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दावा करने लगे कि मोदी शाह की जोड़ी पर राहुल प्रियंका भारी पड़ेंगे। ट्विटर पर कांग्रेस ने इस तरह अपनी जीत का दावा किया। बीजेपी के विजय रथ को थामने के लिए पहली बार प्रियंका गांधी खुलकर यूपी के सियासी मैदान में, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का मोर्चा खड़ा किया। धोखा देने वाली सरकार है, जनता से झूठ बोलने वाली सरकार है और सबसे दुख की बात यह है कि आज सच खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहा है। 2019 का सियासी महाकुंभ कई खासियतों को समेटे हुए है। इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होगा। वहीं 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। देश में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स की तादाद 8.1 करोड़ है। दुनिया के 92% देशों की आबादी भारत के नए वोटर से कम है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेनी होगी। साथ ही आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत ऐप के जरिए भी की जा सकेगी। लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार के चुनाव में ईवीएम में उम्मीदवार के नाम के साथ तस्वीर भी होगी। लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मामलों में काफी दिलचस्प है। देश की नजरें पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई पर टिकी हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपके चैनल न्यूज नेशन ने देश के अलग अलग शहरों में एक सर्वे किया। पीएम पद को लेकर हमने सवाल किया कि 2019 में आप किसे पीएम पद पर देखते हैं। जो जवाब मिला उसके मुताबिक 47% लोग प्रधानमंत्री मोदी को पहली पसंद मानते हैं, जबकि 30% लोग सत्ता परिवर्तन के हक में हैं और राहुल को पीएम पद पर पहली पसंद मानते हैं। वहीं 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएम मोदी के चेहरे को लेकर पत्ते नहीं खोले, जबकि 11% लोग अन्य के साथ में। बीजेपी कहती है कि विपक्ष के पास मोदी के कद के बराबर चेहरा नहीं है। इस दावे को भी न्यूज नेशन ने सर्वे की कसौटी पर परखा। हमने पूछा कि क्या पीएम मोदी के कद के बराबर का नेता देश में दूसरा नहीं है। इस पर 55% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ, मोदी के कद के बराबर दूसरा चेहरा नहीं है, जबकि 32% लोग की राय इससे जुदा है। वहीं 13% लोग अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। न्यूज नेशन ने अपने सर्वे में पीएम के चेहरे के अलावा चुनौतियों पर भी बात की। हमने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार कामयाब रही। इस सवाल के जवाब में 51% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 40% लोग मानते हैं कि करप्शन पर अंकुश नहीं लगा। वहीं 9% लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते रहे हैं। इस मुद्दे को भी न्यूज नेशन ने सर्वे में शामिल किया। हमने पूछा कि राफेल के आरोपों में कितना दम है। 40% लोग मानते हैं कि आरोपों में दम है, जबकि 43% लोग राहुल के स्टैंड के साथ नहीं हैं। वहीं 17% लोग राफेल मुद्दे पर कोई आकलन नहीं कर सके। न्यूज नेशन पर आज शाम 5 बजे भी आप लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता के पालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। अफसरों ने देश में जगह जगह सरकारी पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया है। भोपाल, रायपुर, प्रयागराज, वाराणसी सभी जगहों से बैनर पोस्टर उतारे जा रहे हैं। खुद प्रशासनिक अधिकारी
जगह जगह लगे बैनर पोस्टर हटवा रहे हैं। दिल्ली में चलती कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। घटना अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास की है, जहां कार में आग लगने से महिला और उसकी 2 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। कार ड्राइव कर रहा था महिला का पति। चलती कार में जब अचानक आग लग गई तो चीख पुकार मच गई। महिला का पति अगली सीट पर बगल में बैठी एक बेटी को तो कार से निकालने में कामयाब रहा, लेकिन पिछली सीट पर बैठी पत्नी और 2 बेटियां बाहर नहीं आ सकी। बताया जा रहा है कि कार का लॉक नहीं खुल सका और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार में मौजूद रंजना और उसकी दोनों बच्चियां रिंधी और निक्की कार में ही जल गई। हालांकि घटना के वक्त तमाशबीन लोग मोबाइल से वीडियो और फोटो शूट करने में मशगूल रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने चारों ओर से मोर्चा संभाल लिया। ऐसे में आतंकियों के भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। आतंकी ठिकाना बने मकान को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है और 3 आतंकी मारे गए। वहीं भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर है। पाकिस्तान भारतीय सीमा में लगातार फायरिंग कर रहा है। सरहद पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का, जहां बॉर्डर पर स्थित एक मकान में बम गिरने की खबर है। बम मकान की छत भेद कर अंदर जा गिरा, जिससे मकान धराशायी हो गया। आज हमें सूचना मिली है कि 3 भी गांव में छत में से कोई आइटम कमरे में छत फोड़ के गिरा है। इसके लिए मौके पे आए हैं। मौका हमने कवर किया है। आर्मी को BSF को सूचना दी है, वो आएंगे, देख के बताएंगे क्या। इस घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। बता दें कि भारत पाक सीमा पर तनाव के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। ऐसे में ये घटना सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर है। इस मनचले को छेड़खानी महंगी पड़ गई। ये तस्वीर है वाराणसी की, जहां इस शख्स की लात, घूंसों और चप्पलों से पिटाई हुई। आरोप है कि युवक महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था, जिससे महिलाओं का पारा चढ़ गया और उन्होंने सड़क पर ही उसकी पिटाई कर दी। महिलाओं के साथ ही वहां मौजूद कई लोगों ने भी इस शख्स पर अपना हाथ साफ किया। आरोपी हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा तो लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो टीम का गठन किया था। इसके बावजूद प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना में कमी नहीं आई है। इंदौर में 2 जगहों पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पहला हादसा छावनी चौराहे पर हुआ, जहां मिठाई के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की दूसरी घटना पलसीकर कॉलोनी की है। यहां एक बंद पड़ी दवा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पॉश इलाका होने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 टीमें मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दवा फैक्ट्री तकरीबन 20 सालों से बंद थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं, जहां डीजल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसा कटघोरा इलाके के रामपुर बाईपास पर हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे इस टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और ये सड़क के किनारे पलट गया। हादसे में टैंकर के चालक और खलासी जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ड्राइवर ने बताया कि बाइक को बचाने की वजह से यह हादसा हुआ। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? रायपुर। कहाँ? अभी ये कैसे पलटी? भैया ट्राला वाला कट मार दिया। कहाँ लेके जा रहे थे? जा रहे थे अपना बतौली। वहीं टैंकर पलटने के बाद डीजल पानी की तरह बहने लगा तो स्थानीय लोगों में उसे लूटने की होड़ मच गई। गनीमत रही कि हादसे के बाद टैंकर में आग नहीं लगी, नहीं तो यह हादसा और भयानक हो सकता था। ये तस्वीरें हैं मुकेश अंबानी की बड़ी बेटी आकाश और श्लोका अंबानी की वेडिंग रिसेप्शन की, जो मुंबई के जियो पार्क में बहुत ही आलीशान तरीके से हुआ। शाही रिसेप्शन में बॉलीवुड, राजनीतिक, उद्योग और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, रेखा और अक्षय कुमार ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हुए।
ट्विंकल खन्ना, एकता कपूर, जितेंद्र और करिश्मा कपूर ने भी पार्टी में शिरकत की, लेकिन सबकी निगाहें थी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर, जो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान लगभग तमाम मेहमान फोटो सेशन में भी शामिल हुए। 9 मार्च को आकाश और श्लोका की शादी हुई थी, जिसमें कई बड़े विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे।